हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हमने पराशर दाब पढ़ लिया था, ठीक, क्लियर हो गया था। आज हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, साथ में नोट्स को बनाते चलिएगा। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा समपरासरणी। क्या होगा बेटा? समपरासरणी, ठीक है। समपरासरणी दाब। अब ये क्या होता है? समपरासरी दाब। अब यहाँ पे बोला जाता है सम का मतलब क्या होता है? समान। सम का क्या मतलब होगा? समान। तो यहाँ पर ये बोला जाएगा निश्चित ताप पर, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है या फिर ये बोला जाएगा कि निश्चित ताप पर क्या होगा? ऐसे दो विलयन जिनका क्या हो? परासरण दाब समान हो। आप बोल सकते हो, यहाँ पे आपको अगर कहना होगा तो आप बोलोगे निश्चित या स्थिर, जो भी हो आपको कह सकते हो। निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर ऐसे दो विलयन का, विलयन का परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब समान हो, उसे उसे सम समपरासरी दाब कहते हैं, ठीक है ना। दाब कहते हैं। समझ में आ रहा होगा कि ये बोला क्या जा रहा है? फिर समपरासरी विलयन कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे विलयन होगा, ये दाब नहीं होगा। ये बोला जाता है समपरासरी विलयन, ठीक। तो यहाँ पर आप भी क्या लिखेंगे? विलयन लिखेंगे। विलयन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कैसे हमें इसको आंसर देना है समपरासरी विलयन के लिए। अब इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे, इसके बारे में ध्यान से सुनना। बोला क्या जा रहा है कि इस परासरी विलयन क्या होता है? निश्चित ताप पर ऐसे दो विलयन, ठीक, जिनका क्या हो? जिनके परासरण दाब समान हो। यहाँ पे आप लिख लेना जिनके। देखो, ये बोला जा रहा है, अब तुम्हें ये समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन बताया। यहाँ पे क्या होगा? पूछा जा रहा है समान ताप पर किस विलयन के युग्म समपरासरी होंगे? क्या होंगे? समपरासरी होंगे। अब ये पूछा जाएगा कि जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ पे क्या करो तुम, इसमें मैं बात करूं NaCl की, मैं बात करूं, यहाँ पे देखो ध्यान से। अगर ये तुम्हारा NaCl है, जब इसको तुम तोड़ोगे, ठीक, जब ये ब्रेक होगा, तुम जान रहे हो कि ये Na सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन में ये टूट जाएगा। तो इससे क्या तुम्हें पता चलता है कि इसमें समान परासरी होंगे कि नहीं होंगे? अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये दो में टूटा, इसका और इसका। पहले शुरू में कितना था? एक था, बाद में इसमें कितना हो गया? दो हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं इसी तरह, यहाँ पे सोडियम को, सोडियम सल्फेट को ले लो, इसको जब तोड़ोगे तो तुम्हें पता है कि ये सोडियम दो भागों में टूट जाएगा और सल्फेट अकेला रहेगा। देखो यहाँ पे ये एक हो गया, यहाँ पे दो हो गया, ये मिलके क्या हो गए? तीन हो गए। तो ये परासरी समान नहीं है, मतलब कि जब हम उसको तोड़े तो ये जो वैल्यू है हमारा सेम है। अगर यहाँ दो है तो यहाँ भी दो आना चाहिए, अगर यहाँ एक है तो यहाँ एक भी आना चाहिए। तो इसमें से बोला जा रहा है कि कौन सा तुम्हारा आंसर होगा। तो तुम बेटा ये बता सकते हो कि ये आंसर तुम्हारा सही होगा, ठीक। तुम तोड़ के इसको चाहो तो देखो यहाँ पे हमने तोड़ा तो उसका तीन आया। अब इसको जब तुम कैल्शियम को तोड़ोगे तो फिर तुम्हारा कैल्शियम के लिए भी क्या आएगा? यहाँ पे कैल्शियम में कितने में टूटेंगे? एक में, और ये किसमें में? दो में टूट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये दो में, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? तीन। और खास बात ये होती है कि जब कोई यूरिया दे दे, जैसे यूरिया, ठीक, ग्लूकोज, सुक्रोज, अगर ये सब दे दे तो ये सब कभी टूटेगा ही नहीं। ये सब किसी भी विलयन में टूटता नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा था इसमें समपरासरी और उसमें। अब अगर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी पूछा है, तो ये क्या होगा? इसमें पूछ रहा है कि परासरण दाब किस क्रम में होंगे, सबसे ज्यादा किस क्रम में होंगे।
तो यहाँ पे समझो इसे। ये सब क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन आते हैं जो कि देखो कितना सरल है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस क्रम में, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, किसी में। तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि तुम सबसे पहले क्या करोगे, चीजों को चेक करोगे, तोड़ोगे ये कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखो जहां जहां पे मैंने ग्लूकोज, यहाँ भी ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे शुरुआती में अगर ग्लूकोज है तो वो टूटेगा नहीं, तो फिर यहाँ से क्रम बनेगा ही नहीं। तो पहले ही इसको कैंसिल आउट कर दो, बचा तुम्हारे पास दो, तुम्हारे पास दो। देखो इसको तुम तोड़े तो Cl2 टूटेगा, एक टूटेगा, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से होगा ये। Cl में बेरियम में तोड़ दो इसको, और Cl को जब तुम तोड़ोगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 होगा ये 3, 1 और 2, ये इसका टोटल करोगे तो 3 आएगा। NaCl का कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 और ये 0, तो मतलब 3 2 0, इस प्रकार से क्रम बनेगा। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इतना नोट करिए जल्दी से। देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो मैंने इसको लिख दिया है थ्योरी की तरह, बस जानिए क्या होता है। अल्पराशरी तथा अति पराशरी क्या होता है। समान ताप पर ऐसे 2 विलयन जिनके पराशरण दाब समान ना हो, उनमें से किसी एक विलयन का पराशरण दाब अधिक हो, तो उसे हम लोग कहेंगे अति पराशरी। मतलब तुम समान ताप पे 2 ऐसे विलयन ले लो जिनका पराशरण दाब क्या हो, समान ना हो, उसमें से किसी एक का ज्यादा हो दूसरे का कम हो, ठीक। जिनका पराशर दाब कम होता है उसे हम लोग अल्पराशरी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि अल्पराशरी क्या होगा और अति पराशरी क्या होगा, ठीक। अब प्रतिलोम पराशरण ये कई बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना। यदि किसी विलयन पर पराशरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो पराशरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिलोम पराशरण, ठीक। जब किसी पे बहुत ज्यादा से दबाव डालोगे तो वो भी क्या करने लगेगी, दूसरी दिशा में चलने लगेगी। किसी भी चीज को ले लो, जैसे तुम यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हो तो फिर लिक्विड ही होगा। अब यहाँ पे विलेयता क्या होता है, सोल्युबिलिटी, ठीक। सोल्यूशन और सोल्युबिलिटी थोड़ा अलग अलग है। यहाँ पे बोला जा रहा है विलेयता निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलेयता कहती है। मतलब तुमने कोई भी टेम्परेचर ले लिया, विलायक ले लिया जैसे वाटर, अब उसमें तुम चीनी मिलाते जा रहे हो, घुलता जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, विलेयता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलेयता। लेकिन फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। अब ये विलेयता किस पे निर्भर कर रहा है, ताप। जो पदार्थ जल में मिलाने पर उष्मा, अवशोषित उष्मा को अपने अंदर ले ले, उसे हम लोग कहते हैं, उसे विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, जैसे जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं, देखो चीनी कितना जल्दी जल्दी वो घुलता जाता है, क्यों, क्योंकि चीनी जो होता है टेम्परेचर को अपने अंदर सोखता जाता है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह हम लोग ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज को हाथ पे लेते हैं या फिर मुंह में डालते हैं तो ठंडा क्यों लगता है, यही रीजन है, ठीक। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब इसी में होती है कि विलायक की प्रकृति कैसी होगी, तो आप लोग ये पढ़े होंगे कि विलायक की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवी और अध्रुवी होता है, ध्रुवी और अध्रुवी भी होता है। समझ में आ रहा है कि क्या होता है इसमें। अगर मैं यहाँ पे ध्रुवी की बात कर लूँ, जैसे मैं ध्रुवी की बात करूँ तो यहाँ पे वाटर भी ले सकते हो, ये वाटर भी टूट जाएगा, बेटा वाटर भी टूटता है कि नहीं, टूटता है बिल्कुल। तो यहाँ पे H+ और OH- में टूटेगा। अगर नमक को ले लिया जाए तो नमक भी ऐसे ही बिल्कुल टूट जाएगा, सोडियम और क्लोरीन में। समझ में आ रहा है, सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। अगर मैं अध्रुवी की बात करूँ तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, ठीक। इसमें आप तुम जल को मिलाओ या फिर नमक को मिलाओ, ये घुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो यही बात ये बोला जा रहा है ध्रुवी और अध्रुवी में। ये खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल इतना नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गैस की द्रव में विलेयता, ठीक। गैस की द्रव में विलेयता, इसी को हम लोग कहते हैं हेनरी का नियम। क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। जो एग्जाम के लिए, अगर तुम एग्जाम के व्यू से देखोगे तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि हेनरी का नियम क्या होता है। तो ये हेनरी का नियम है, इसको जरा समझो कि होता क्या है। सबसे पहली बात कि ये किसने कब कौन सी ईस्वी में दिया था, मतलब कौन सा ईयर था, तो ये ईयर था आपका 83, ठीक।
1803 में क्या किया गया था, हेनरी का नियम दिया गया था। अब जरा समझो यहाँ पे समझो कि वो हेनरी का नियम क्या है, रटना नहीं है चीजों को, जरा समझना है कि यहाँ पे होता क्या है हेनरी के नियम में। अब जैसे अगर मैं बात कर लूँ तुम्हारे, तो कोका कोला, पेप्सी, है ना, ठंडा, कॉमन सी लैंग्वेज में ठंडा, सब लोग पिए हैं, मैक्सिमम लोग पिए होंगे, जानते भी होंगे। क्या मिलता है पीने से, कमेंट में जल्दी बताना। अब देखो वहां पे होता क्या है, वहीं से हमारा हेनरी का नियम शुरू हो जाता है, वहीं से। और वो कॉन्सेप्ट भी बड़े आसानी से क्लियर भी हो जाता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है, तो फिर समझ में नहीं आता। अब बेटा जी अगर आपको याद होगा तो आप जानते हो कि जो हमारा कोका कोला होता है, सपोज करो ऐसा एक बॉटल होगा, ठीक है, ऐसा एक बॉटल होगा। अब यार बॉटल के ऊपर जाना, तो ये किससे मिलके बना होगा, चीनी, है ना, चीनी तुम्हारे स्वाद के लिए कि अच्छा लगे, पानी होगा, बोलो हाँ या ना, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो कि गैस के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, जो कि तुम्हारा गैस के फॉर्म में होगा। इन्हीं तीनों से मिलके तो तुम्हारा क्या बना होगा, कोका कोला, पेप्सी। अब एक बात बताओ, जब हम मान लो सपोज करो कि ये है ठीक, जब हम लोग इसको खोलते हैं, जब इसको ढक्कन को खोलेंगे तो वो प्रेशर बनाता है ऊपर आने के लिए। क्यों होता है ऐसा, यही चीज है हेनरी के नियम से। क्यों, क्योंकि उसमें गैस भरी है, और गैसें तुम जानते हो कि वो सदैव प्रेशर लगाती है। गैसेस क्या होती हैं, सदैव प्रेशर लगाती हैं। आपको क्लास 9th में याद होगा तो आपको पढ़ाया जाता है कि गैस को अगर हम किसी भी पात्र में भर देते हैं तो उस पात्र पे दबाव क्यों डालता है, यही रीजन होता है। उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाती है ना, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाती है, तो उसके जो पार्टिकल है, जो कण है, वो हमेशा गतिशील होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। अब ये तुम्हें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कोका कोला पियेंगे, पेप्सी पियेंगे, तो हमारा हेनरी का नियम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब तुम देखे हो कि बॉटल में हमेशा कुछ न कुछ कम भरा जाता है, इसके एकदम मुंह के बराबर नहीं भरा जाता, हमेशा कम भरा जाता है। इसी वजह से कि जब हम इसको खोलें, जब इसको खोले तो इसमें से जो गैसेस हैं निकलेंगे, तो ये ऊपर की तरफ आएगा, ये द्रव क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो गिरने ना लगे, इसीलिए कम भरते हैं कि जब खोले तो ये ऊपर की तरफ जाए, तो इतना जाके मेंटेन हो जाए, ठीक, इतना ही जाके यहाँ पे मेंटेन हो जाए। बात समझ में आ रही है ना। अब ये तुम बोलोगे क्या कि स्थिर ताप पे किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या कहलाता है, विलायक की सतह पर दाब डालने वाले दाब के समानुपाती होता है। बोला जा रहा है कि तुम्हारा स्थिर ताप है, तुम जानते हो कि इसका टेम्परेचर स्थिर होता है ना, तुम अपने हिसाब से उसको टेम्परेचर देते हो, घटाते हो, बढ़ाते हो, लेकिन जब ये बना होता है तो ये दाब बोतल में जब भरा होता है तो ये स्थिर होता है, ठंडा तो होता नहीं ना, वो तो फ्रीज में रखने के बाद होता है। तो यही चीजें बोला जा रहा है कि ताप तुम्हारा क्या हो, स्थिर हो, ताप कैसा हो, स्थिर हो। बोला जा रहा है स्थिर ताप पे किसी गैस की विलेयता, मतलब कि गैस की विलेयता, इसमें विलेयता बोली जा रही है। अब विलेयता हम पढ़ाए थे तो वहां पे भी स्थिर ताप ही आ रहा था, समझ में आ रहा है ना। तो बोला जा रहा है स्थिर ताप पे किसी भी गैस की, इस गैस की विलेयता विलायक के सतह पर पड़ने वाले दाब के समानुपाती होता है। मतलब जो तुम भरोगे तो बेटा अब इसमें सवाल ये आएगा कि विलायक ही क्यों बोला गया, विलयन क्यों नहीं बोला गया। नहीं तो हम इस चीनी की बात नहीं कर रहे, उसमें मैक्सिमम पानी होगा ना, विलायक पानी होगा, तो उस विलायक के दाब पर वो क्या करेगा, सॉरी उस विलायक के सतह पर, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर दाब पड़ने वाले के समानुपाती होता है। बात समझ में आ रहा है ना। यहीं पर जो दाब पड़ रहा है, ये दाब जो पड़ रहा है, ये चीज, तो जब भी आप अगर ऐसा कुछ मिले तो आपको देखने को, तो उसको जानो समझो कि ये हो क्या रहा है, हेनरी के नियम ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब चलो इसका डिफिनीशन लिखते हैं। अब देखिए ये डिफिनीशन रहा, ठीक, इसमें क्या बोला जा रहा है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलायक की सतह पर, कहाँ पर, विलायक के सतह पर पड़ने वाले दाब के समानुपाती होता है, ठीक। तो इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p प्रेशर है। अब यहाँ विलायक है तुम्हारा, उसकी बात हो रही है, तो अब इसको तुम जानते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो m इज इक्वल टू KP हो जाएगा, ठीक।
एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा। के क्या है यहाँ पर मैं लिख दूं, के क्या है, के इजिकल टू हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक है। एम क्या है, गैस की विलेयता, गैस की विलेयता, यहाँ पे ये क्या है, गैस की विलेयता है। बात समझ में आ गया, तो तुम जानते हो। अब बात आती है हेनरी के नियम का उपयोग। देखो इनकी सीमाएं और इनके उपयोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीमाएं कभी कभी पूछ दिया जाता है और उनके उपयोग भी पूछ दिए जाते हैं। अब यहाँ पे इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा, मृदु पेय मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक सब लोग पीते हो उसकी बात कर रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों की उच्च दाब पर सील किया जाता है। मतलब सॉफ्ट ड्रिंक में जितने भी होते हैं, तुम जानते हो कि उसमें क्या मिलाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में इनको बोतलों में मिलाया जाता है तो वो घुल जाए, इसलिए उनको उच्च दाब दिया जाता है। ये नियम हेनरी का फॉलो करता है। यही तो बोला गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, कि जितना तुम ये दाब बढ़ा रहे हो, सॉरी जितना तुम ये दाब बढ़ा रहे हो उतनी ही गैस की विलेयता उसमें घुलेगी। अगर आपने दाब कम कर दिया तो गैस घुलना बंद कर देगा। इसलिए यहाँ पे हेनरी का नियम फॉलो होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है गोताखोर, ये बायोलॉजी वाले भी पढ़ सकते हैं, ये बायोलॉजी में भी पूछा गया होगा। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम ले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, याद रखिएगा हमेशा कि पहली बात तो ये हेनरी के नियम को फॉलो करेगा। ये किसको फॉलो कर रहा है, हेनरी के नियम को फॉलो करेगा। गोताखोर का मतलब जानते हो ना, जो समुद्र में नीचे की तरफ जाते हैं पनडुब्बी की तरफ, तो वहीं पे होती है कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम क्यों ले जाते हैं। बेटा ये हीलियम और ऑक्सीजन कभी भी अलग नहीं लेके जाएंगे, उनके मिश्रण को लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को लेकर जाते हैं। होता क्या है, जब हम नीचे तैर रहे होते हैं पानी में, जब हम पानी में तैर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी पर प्रेशर पड़ता है, क्या पड़ता है बेटा, प्रेशर, दाब पड़ता है, और वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बढ़ने लगती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है, तब हमें हीलियम वाला और ऑक्सीजन का मिक्स वाला चाहिए गैस, जो कि हमारे क्या कर दे, गैसों का संतुलन मिनिमम बनाए रखे। यही चीज होता है। तो पहली लाइन तुम्हें ये लिखना है कि हेनरी के नियम को फॉलो करता है, मतलब हेनरी के नियम का पालन कर लेता है। फिर उसके बाद आप अपनी भाषा में लिख दीजिए जो आपको आता है, ठीक, ये समझिएगा। अब आती है बात हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं, तो गैस का दाब उच्च नहीं होना चाहिए, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि बोतल फाड़ दे, है ना, ये नहीं होना चाहिए, मतलब मेंटेन होना चाहिए जिसमें से उतना गैस घुल सके। फिर दूसरा है ताप बहुत कम नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर स्थिर रखना है, कम नहीं देना है कि उसको हम कम दे रहे हैं, टेम्परेचर अगर कम देंगे तो वहां पे घुलना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद है विलायक में गैस का आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे ही तुम मिला रहे हो तो ये नहीं है कि यहाँ पे गैस का आणविक अवस्था चेंज हो गया, उसके फॉर्मूले में परिवर्तन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये हेनरी के नियम का पालन नहीं करता है ना। और जो तुम भी सॉफ्ट ड्रिंक जो भी कुछ बना रहे हो हेनरी का नियम का पालन नहीं करेगा। तो यहाँ तक ये नोट कर लीजिए जल्दी से। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है राउल्स की सीमाएं, ठीक। ये हमें पहले लिखवा देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, आप लिख लेना अपनी जगह पे, जहाँ पे जैसे भी कॉपी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ चीजें हैं बस पढ़ने वाली है, समझाने वाला कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिखवा दिया। राउल्स का नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है, ये याद रखिएगा, तनु विलयन होना चाहिए। सांद्र और तनु विलयन आपको पता होगा, पहले ही पढ़ा दिया गया है कि सांद्र और तनु विलयन होता क्या है। जो विलयन आदर्श विलयन की भांति कार्य करे, राउल्स का नियम किसके लिए फॉलो होगा, जो विलयन आदर्श विलयन की भांति फॉलो करे। अब आदर्श विलयन क्या है, उनके गुणधर्म क्या है, वो पढ़ेंगे तो बेहतर जान पाएंगे। फिर राउल्स का नियम विद्युत अपघट्ट के लिए लागू नहीं होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेकेंड चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है वैद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे जरा समझो कि वैद्युत अपघट्ट क्या होता है। जैसे हमने ये ले लिया नमक, ये कौन है, नमक है। जब हम इनको वैद्युत अपघट्ट करवाएंगे, करंट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन में ऐसा कुछ टूटेगा।
इसी चीज के लिए बोल रहा है कि जो भी विद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे उनके लिए राउल्स का नियम लागू नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात याद रखिएगा कि विद्युत अपघट्य कौन है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर क्या है, ऐसा विलयन जिनका आयनन हो जाए, जिनका आयनन, देखो यहीं पे आयनन हो रहा है ना, आयनन की संख्या बढ़ जाती है, वहां राउल्स का नियम लागू नहीं होता। अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे ये कॉमन सॉल्ट एक है, कॉमन सॉल्ट क्या है, एक है। जब इसका आयनन हुआ, जब ये टूटा तो एक ये बन गया, एक ये, मतलब कि शुरू में तो ये एक था, बाद में ये दो बन गया, बाद में ये क्या बन गया, दो बन गया। और इसी चीज को ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, उनको आयनन में बढ़ोतरी हो जा रही है, आयन बढ़ जा रहे हैं, तो यहाँ पे राउल्स का नियम फॉलो नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद है आदर्श विलयन क्या होते हैं, ऐसा विलयन जो राउल्स के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल ही कई बार पूछ गया है कि राउल्स के विलयन का कौन, राउल्स के नियम का कौन पालन करता है। एग्जाम्पल, अब देखो तुम्हें बेंजीन आती है, फॉर्मूला भी याद रखो यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी आपको फार्मूला ही देखकर पूछ लिया जाएगा तो आप कैसे करोगे। तो ये रहा आपका बेंजीन, ये कौन है, बेंजीन है। और उसके बाद टाइलुइन, आपको बढ़ाया ही गया है कि टाइलुइन होता क्या है, तो यहाँ पे ये लगा दो, ये क्या है, CH3, ये है टाइलुइन। फिर दूसरा क्या है, क्लोरोबेंजीन, ठीक, बेंजीन लो लो, क्लोरीन लगा दो यहाँ पे। और उसी तरह क्या है, ब्रोमो, उसी तरह क्या है, ब्रोमो है, यहाँ पे Br लगा दीजिए, ठीक, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, Br लगा दीजिए। फिर उसके बाद इसकी बात किया जाए, मेथेनॉल, मेथेनॉल तो तुम लोग जानते हो, बोलो, CH3COH प्लस एथेनॉल C2H5OH, एक मेथेनॉल है, एक एथेनॉल है। तो कभी कभी आपसे ऐसे फॉर्मूला दे देगा तो भी आप परेशान नहीं रहना कि कौन सा फॉलो करेगा कौन नहीं फॉलो करेगा। तो इसलिए इस बात का बहुत खास ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से। अब देखो अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन के गुणधर्म क्या होते हैं। तो राउल्स का नियम पालन करें, यहाँ पे डेल H 0 हो, डेल H क्या हो, 0 हो, अर्थात दोनों के मिलाने पर उष्मा न तो उष्मा न तो अवशोषित हो न तो उत्सर्जित हो। बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, डेल V, डेल V के लिए भी क्या है, अर्थात दोनों के मिलाने पर आयतन क्या हो, दोनों के मिलाने पर ना तो आयतन बढ़ता हो और ना ही घटता हो। आयतन नहीं, कि ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला दिए तो उनका आयतन एक का बढ़ जाए घट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, डेल S 0 होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल है हेक्सेन, हेप्टेन, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना, क्योंकि कई बार यही दोनों पूछे गए हैं, हेक्सेन और एन हेप्टेन में, ये तो तुम जान ही रहे हो। एग्जाम्पल ये है, ठीक। फिर अगर मैं बात कर लूं जैसे कि उष्मा, तुम अगर 10th में तुमने पढ़ा होगा, तुम पढ़े हो कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो उष्मा शोषी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो उष्मा अवशोषी होती हैं, कुछ उष्मा छेपी होती है, मतलब उष्मा बाहर निकालती है। जैसे उनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं चूने की जैसे बात कर लूं, जो चूना होता है तो वो उष्मा सोखता है, वो उष्मा क्या करता है, उष्मा को उसने छोड़ता है। अगर मैं किसी और चीज की बात करूं, मेथेन वगैरह की बात कर लूं, तो वहां पे तुम्हें क्या पता चलेगा कि वहां पे उष्मा हमें देनी पड़ रही जलाने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही चीजें यहाँ पर भी हो रहा है। तो अब आयतन है, तो यहाँ पे आयतन ना तो बढ़ना चाहिए ना तो घटना चाहिए। अब यहाँ पर है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होता है, जो राउल्स के नियम को पालन नहीं करता, जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करता, तो उनके गुणधर्म भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे, डेल H भी 0 होगा, डेल S भी, डेल V भी, सॉरी ना, ये सब 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर यहाँ पे ये चीज तुम पढ़े हो कि ये जान ही रहे हो कि ये हो क्या रहा है ना, ये चीजें पढ़ाई गई है तो तुम जान रहे हो कि राउल्स के नियम में ये सब चीजें हम लोग ला रहे थे। ये क्या है, तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है ना, मोल प्रभाज, और ये तुम्हारा क्या था, शुद्ध विलायक का दाब होता था, और ये तुम्हारा प्रेशर होता है, ये सब भी 0 नहीं होंगे। एग्जाम्पल इनके भी खास है, एग्जाम्पल भी क्या है, इनके भी खास है। अब देखो यहाँ पे एसीटोन की अगर मैं बात करूँ तो एसीटोन सब लोग जानते हो, एसीटोन तुम लोग सब लोग जानते हो कि होता क्या है, अरे नील पेंट हटाने वाला, वही आपका क्या है, एसीटोन, ठीक। जैसे हम लोग पेंट रिमूवल या फिर जो भी कह दो तुम्हें, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होता है CH3COOCH3, ठीक, ये होता है एसीटोन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे वाटर है, तुम्हें कभी फॉर्मूले के रूप में मिल जाएगा, जनरली देखा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्मूला डायरेक्ट आता है। अब तुम मेथेनॉल तो जानती ही हो,
CH3OH मेथेनॉल हो गया, और एसिटिक अम्ल CH3COOH ये हो गया। अब एथेनॉल है, एथेनॉल तो आप जानते हैं C2H5OH, और उसके बाद एसीटोन CH3COOCH3 ये हो गया आपका एसीटोन। ये आपके फॉर्मूले होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट करिए। अब देखो स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है। स्थिर क्वाथी विलयन में क्या हो रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित सभी पदार्थ का क्वथनांक समान हो, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाता है। इसमें जो सभी पदार्थ हो वो आपके क्या हो, समान हो। आ जाओ, अब इधर अगर मैं बात कर लूं, जैसे दारूबाजों की बात किया जाए, ठीक, जो ये लोग होते हैं दारूबाज लोग, तो इनमें क्या करते हैं, ये जल भी लेते होंगे, पता है ना, ये जल भी लेंगे और क्या लेंगे, दारू ले लेंगे, एल्कोहल कर लेना, ठीक, एल्कोहल ये लेंगे। तो सपोज करो ये इसने लिया, ये इसने लिया, और दोनों मिलके पैक बना लिए। क्या हो गया, ये आपका पैक हो गया, है ना, जो पैक करते हो एकदम पैक मार के पी लेंगे। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसने इसका भी तुमने क्या किया, ये 5% ले लिया है, और ये तुम्हारा हो गया है 95%। अब इसमें भी कुछ ना कुछ तुम टेम्परेचर लोगे। इसका टेम्परेचर चलो हमने मान लिया 78.5% ले लिया, और इसका 100, इसका क्या ले लिया, 100 ले लिया। समझो ये ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैंने बोल रहा है तो ये नहीं, समझो ये हो क्या रहा है। तो जब हमने इन दोनों को आपस में मिलाया, जब इन दोनों को आपस में मिलाया तो इन दोनों का टेम्परेचर कितना हो गया, 78 हो गया। कितना हो गया, 78 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये यही चीज बोल रहा है कि जब दो पदार्थ को आपस में मिलाएं तो उनका क्वथनांक समान हो जाना चाहिए। उनका क्वथनांक क्या हो जाना चाहिए, समान हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं ठंडियों के दिनों में, नहाते हैं कि नहीं, हाँ कुछ लोग कहेंगे नहीं नहाते। अब देखो होता क्या है कि हम लोग थोड़े से पानी को बहुत गर्म कर लेते हैं, फिर उसमें ठंडा पानी मिला देते हैं, तो दोनों का टेम्परेचर समान हो जाता है, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, जो नहाने लायक होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिया जा रहा है कि जब दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर लीजिए, जब उनका पैक बनाइए, जब एक साथ उनको मिलाइए, तो उन दोनों का टेम्परेचर समान हो जाना चाहिए, उन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, समान। इसीलिए बोला जा रहा है स्थिर, स्थिर का मतलब समान है, क्वाथी का मतलब टेम्परेचर, विलयन तो जान ही रहे हैं। तो ये समझ में आया कि स्थिर क्वाथी विलयन क्या हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। तुम यहाँ पे और भी ले सकते हो। अब इसमें देखो हो सकता है कि कभी कभी तुम्हारा विलयन का न्यूनतम क्वथनांक भी आ जाए, न्यूनतम क्वथनांक भी विलयन का आ जाए, और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन तुम्हारा भी आ सकता है। होता क्या है कि कभी कभी तुम ले लो, जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी और की बात कर लूँ, अब यहाँ पे मैं वाटर की बात कर ली, और किसका HNO3 नाइट्रिक अम्ल HNO3 ले लिया। जब इन दोनों को हमने आपस में मिलाया ना, तो इनका टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ गया, इनका टेम्परेचर क्या हुआ, कुछ ना कुछ बढ़ गया। जैसे मान लो चलो 120 हो गया, 120 हो गया, चलो हमने इसका क्या लिया था 86 ले लिया है, और इसका क्या ले लिया है, वाटर का भी मैंने क्या लिया 100 ले लिया। और ये परसेंटेज में हम लोग कितना ले रहे हैं, ये 36 ले लिया है, तो यहाँ पे परसेंटेज में कितना आ जाएगा 68% हो गया, है ना, यहाँ पे 32, ठीक 32% ले लिया है। परसेंटेज की बात हो रही, टेम्परेचर इधर है, टेम्परेचर ये रहा आपका, ठीक, टेम्परेचर ये रहा। जब इन दोनों को हम लोग मिलाए, ये वाटर है, ये नाइट्रिक अम्ल है, एसिडिक, फिर जब हम इन दोनों को मिलाए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इनका टेम्परेचर मिले, साथ में विलयन बनाया, टेम्परेचर बढ़ गया। देख रहे हो 100 से 120 हो गया, और यहाँ 86 से 120 हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, अधिकतम, ये क्या कहलाएगा, अधिकतम स्थिर क्वाथी विलयन कहलाएगा। ये नोट कर लेना इसको, अधिकतम स्थिर क्वाथी विलयन कहलाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पे 78.5 है, तो यहाँ पे इसमें कम हो गया, यहाँ पर 100 से कम हो गया, मतलब यहाँ पे न्यूनतम आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन आपका कहलाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है। अब हेडिंग बनाओ, want half विलयन, सॉरी want half गुणांक। अब ये want half गुणांक क्या होता है ना, मजे की बात है, ये मत समझ लेना कि मैम हम लोगों की तरह want half है क्या, पागल नहीं है वो, बेहतर है, ठीक, पागल भी कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि want half गुणांक में होगा क्या, अब जरा ध्यान से सुनना।
शादी ब्याह में सब लोग जाते हो, सब लोग अटेंड करते हो, ठीक है, मैक्सिमम लोग अटेंड किए होंगे। क्या होता है वहां पे, डीजे बजती है, बिना डीजे के तो काम ही नहीं चलेगा। जब डीजे वहां पे बज रहा होता है तो क्या होता है, अब तुम देखोगे अपने आसपास हमें कई तरह के लोग दिखाई देंगे। एक ऐसे दिखाई देंगे कि जो डीजे बजते ही लगते हैं तुरंत उछलने, है ना, पता नहीं क्या हो जाता है, तुरंत एकदम थिरकने लगेंगे पैर। बस समझ में आ रही है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको पसंद नहीं है, कान दबा के एकदम भाग जाएंगे कि नहीं नहीं हमें सुनना ही नहीं। और कुछ ऐसे नालायक होते हैं जो ना तो नाचेंगे ना तो भागेंगे, देखेंगे ना। तो वही चीज है यहाँ से वन था गुणांक का हमारा कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जाम में नहीं लिखना है कि शादी में गए डीजे बजाइए, नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो हो क्या रहा है। तो हमें क्या मिला वहां पे, तीन तरह के लोग। एक तो जो तुरंत एक्साइटेड होकर नाचने लगे, दूसरा जो भाग गए, तीसरा ऐसे थे जो वहां पे क्या रहे, पड़े रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बस देख रहे हैं। तो इसमें भी यही चीज बोला जा रहा है क्वांटम गुणांक में आपसे, यही चीज आपसे बोला जा रहा है कि इसमें हो क्या रहा है, बोला जा रहा है जब कोई विलेय पदार्थ विलायक में मिलाया जाए, या तो वो संयोजित हो जाए या तो वियोजित हो जाए, और उसी चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्वांटम गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम गुणांक। संयोजित और वियोजित होना जानते हो ना, 10th में पढ़े हो। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है क्वांटम गुणांक में, तो बोला जा रहा है जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संयोजित होता है तो क्वांटम गुणांक आई, ठीक, क्वांटम गुणांक आई का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, कणों की संख्या वियोजन या संयोजन के बाद, मतलब बाद में, फिर उसके बाद वियोजन संयोजन होने के पहले क्या हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल भी कुछ है, तो एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जरा समझिएगा, यहाँ पे मैं ले लूँ NaCl, ठीक, जब हमने क्या किया, इसको तोड़ा, जब इसको तोड़ दिया, वियोजित हो गया या फिर संयोजित हो गया, कुछ भी हो गया इसके साथ, तो ये इसी में टूटेगा ना, ये आपको पता है कि ये इसी में टूटेगा। तो यहाँ पे पहले एक था, अब यहाँ पे एक हो गया प्लस एक ये हो गया, इसका मतलब यहाँ पे दो हो गया। तो क्या हुआ, संयोजन या वियोजन के बाद, तो यहाँ पे दो हो गया अपान में संयोजन या वियोजन के पहले, तो आपका आंसर क्या आएगा, दो। इसका मतलब है कि I इज इक्वल टू 2 आएगा। अब देखो आई हमेशा एक से बड़ा हो, आई हमेशा एक से बड़ा हो तो वियोजन होगा, क्या होगा, वियोजन। तो इसका मतलब यहाँ पे वियोजन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, इतना नोट कर लीजिए। अब ये देखो इस चैप्टर के ये सब आखिरी टॉपिक है जिनमें से बहुत खास नहीं है, ये कई बार पूछा गया है तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, बस 2-3 बार देख लेना। वांट ऑफ गुणांक व अणुसंख्य गुणधर्म के मध्य ये संबंध दिखाया जा रहा है कि ये तुम्हारा क्या हो रहा है, अणुसंख्य। तो ये हम बताए थे कि अणुसंख्य क्या होता है, तुम्हें याद होगा तो तुम पढ़े हो किसमें, विलयन के भौतिक गुणधर्म में, ये जानते हो ये क्या है, काई ए, तुम जान रहे हो ना, मोल प्रभाज की बात हो रही है, तो ये सब तुम निकालना जान रहे हो, ये किसके लिए है, ये के भी हम लोग कभी यूज करते थे, बताओ, क्वथनांक में उन्नयन, और ये एफ किसका यूज करते थे, हिमांक में अवनमन। अब ये क्या है, परासरण दाब, और यहाँ पे क्या है, ये अणुसंख्य लिए, मतलब कि जो तुम 4 प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, पढ़े थे कि नहीं, भौतिक भौतिक गुणधर्म में 4 प्रॉपर्टीज पढ़े थे। पहला क्या था, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म ये है, फिर दूसरा क्या था, क्वथनांक में उन्नयन, ये तीसरा क्या था, हिमांक में अवनमन, चौथा क्या है, परासरण दाब। देख रहे हो सबकी जगह बस आई लग चुका है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब बात करते हैं दूसरा, यहाँ पे क्या है, असंख्य अणुभार। असंख्य अणुभार में क्या हो रहा है कि वियोजन या संयोजन की स्थिति में यौगिक का अणुभार परिवर्तित हो जाता है, वियोजन या संयोजन इसकी स्थिति में यौगिक का अणुभार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे दिया है ये आई क्या है, 1/2 है, क्या है, 1/2 गुणांक, ठीक, ये तुम्हारा y 1/2 गुणांक है। अब इसमें तुम कुछ फॉर्मूले, सॉरी कुछ एग्जांपल करके देख लो, जैसे KCl है, जब इसको आप तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, K में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। यहाँ एक है या यहाँ दो है, यहाँ एक है यहाँ पे दो है। अब तुम्हें पता है कि तुम आई कैसे निकालोगे, आई के लिए तुम क्या करोगे, दो ऊपर रखोगे नीचे एक रखोगे, यहाँ तुम्हारा आंसर दो आएगा, ठीक। अब इसकी हम लोग बात कर ले, तो तुम्हें ये क्या करना पड़ेगा, इसका सामान्य अणुभार निकालना पड़ेगा। पोटेशियम का कितना होता है 39, और Cl का कितना होता है भार, बोलो यहाँ पे 35.5। अब तुम इसको ऐड कर लो, जब तुम इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 74.5 आएगा, 74.5 आएगा। अब यहाँ पे तुम ये वैल्यू पुट करो 74.5/2, अब इससे तुम डिवाइड कर सकते हो, बोलो डिवाइड भी कर लोगे तो आएगा तुम्हारा
37.5 समथिंग कुछ ऐसा आएगा, तुम ये सब निकाल सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है। तो ये चैप्टर अब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका दूसरा चलेगा, वैद्युत रसायन। इस चैप्टर में कोई भी आपको अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, ना समझ में आए तो भी बताना। बस इतना याद रखना कि चीजों को नोट करके चलना। ये जो चीजें तुम्हारी हो रही हैं इसमें बहुत सारी चीजें कवर कर रहा है। पहला एनसीईआरटी है तुम्हारे बोर्ड के सारे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो। ठीक, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।